हर सफर की एक ऐसी मंजिल होती है जहां पहुंचने से पहले ही हर मोड़ तुम्हारा इम्तिहान लेती है। और ऐसा ही कुछ है लद्दाख के बारे में। लद्दाख के इन खूबसूरत सूखे पहाड़ों को देखने के लिए जब आप कश्मीर की हरे वादियों से आप होके आते हो तब आपको वो इम्तिहान देना पड़ता है 14,000 फीट के ऊंचाई पे। ये है भारत का सबसे खतरनाक रास्ता जिसने अभी तक 1000 से भी ज्यादा लोगों का प्राण लिया है। यमलोक की तरह खतरनाक और स्वर्ग की तरह सुंदर दिखने वाले इस जगह पे आने के लिए हमने सिर्फ यही एक इम्तिहान नहीं दिया। तो इन सब बाधाओं को पार करके आज हम लोग कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखने वाले हैं, कुछ इतिहास के ऐसे कुछ पन्नों को उलटने वाले हैं जिसने हमारे भारत के रंग रूप को बदला है। तो आज का ये जो यात्रा है हमारा होने वाला है कारगिल से लेके कारगिल वॉर मेमोरियल देखते हुए जोजिला पास से श्रीनगर को पार करते हुए श्रीनगर को खूबसूरती को देखते हुए घर वापसी का। सुबह के 9:23 हो रहे हैं। ये करगिल है और आज ऐसा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे मुहर्रम है, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग को यहाँ से निकलना है, क्योंकि 10 बजे के बाद ये जिस सड़क पे हम लोग हैं ये पूरा का पूरा सड़क ही ब्लॉक हो जाएगा। ये वो अंदर वाला ये मेन रोड है जो एकदम इंडस नदी के किनारे में है, और जो आप आते हो ना तो बाईपास वो वाला है, ये उसके ऊपर से बाईपास निकलता है। तो कल हम लोग आए थे बाटालीक से, जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ से आए थे। फिर यहाँ से हमने होटल लिया था, ये होटल अफजल एंड रेस्टोरेंट, बढ़िया रूम था, 1000 में मेरे को रूम मिल गया था। अब आज का यहाँ पे 2-3 चीज़ चैलेंजिंग है। पहला बात तो मुहर्रम में पूरा मतलब लॉकडाउन है, मतलब पूरा बंद है। ऑब्वियस बात है, हमारे वहाँ भी दुर्गा पूजा में त्योहारों में सारा बंद रहता है। तो अब श्रीनगर का भी सेम फंडा होगा। तो हमारा प्लान था जाकर श्रीनगर में बोटिंग करना या फिर थोड़ा घूमना, तो अभी पता नहीं क्या होगा, रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा भी कि नहीं। मेरे बाइक का चेन ढीला है, तो 1000 क्वेश्चंस है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो हो रास्ते में कुछ मिल जाए तो कुछ खाए पिए, हमने है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा ही शट डाउन। और सिर्फ यही नहीं, हमें और यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे निकलने के बाद, मतलब जब हम लोग सिटी क्रॉस कर जाएंगे, तब एक चीज पता चलेगा कि एक और मेन चीज है जिसका शट डाउन हो रखा है, और वो हमें काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। तो आपको वीडियो में थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा ही। मेरे में तेल ज़्यादा नहीं है, मेरे में शायद 1-2 लीटर होगा। हाँ, ओम ललिता देवी नमः, हर हर महादेव। तो माहौल तो पूरा अलग है, जैसे हमारे भारत में हर जगह दिखता है ना, वहाँ से तो अलग है। माहौल का तो पता नहीं, पर मेरा हालत यहाँ पे बिगड़ चुका था। ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे बोलते हुए आपने सुना होगा ना कि मेरे में पेट्रोल कम है, तो हाँ, मेरे साथ इशू था कि डोमिनार में था 2-3 लीटर पेट्रोल, और मुहर्रम के कारण हर चीज तो बंद था ही, उसके साथ साथ जितने भी यहाँ के पेट्रोल पंप थे सारे के सारे बंद थे, और इवन जहाँ पे ब्लैक में भी मिलता है वो लोग भी बंद कर चुके थे। ये श्रीनगर के लिए सीधा निकलूँ ना? अच्छा जी, धन्यवाद। सो ये है बाईपास, सीधा सीधा ये श्रीनगर मेन रोड, ये बाईपास है। जब आप उधर से आओगे ना तो इससे ही आप चढ़ाते हो। अब आता है ये मेन रोड स्टार्ट, और ये राइट साइड में देखोगे ये हमारी इंडस नदी है, हमारी सिंधु नदी। ये हमें बुलाया जा रहा है। हेलो सर। सर पेट्रोल पंप तो बंद है, क्या करूं? तो मेरे पास तो तेल ही नहीं है, फिर क्या करूं? कोई बीच में कोई है, कोई ब्लैक व्लैक में बेचता हो? द्रास में? द्रास कितना दूर है? अच्छा हाँ, ये पंगा हो गया। मेरा गाड़ी शायद रिजर्व में है, ब्लिंक तो कर रहा है। और द्रास तक पेट्रोल बोल रहा है कि द्रास आएगा तो द्रास में मिलेगा। द्रास 58 किलोमीटर से 58। अगर कोई गांव में कहीं ब्लैक में मिल जाए तो ठीक है। बड़ा गंदा फंसे यार आज। चलो, ज़्यादा तेज़ जा नहीं सकते, जितना हो सके इकोनॉमी मोड में चलाना होगा। मतलब ये क्या ही फंसा। ये जो फ्रस्ट्रेशन था ना सच में रियल था, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा नहीं पता। और डोमिनार में एक दिक्कत है कि एक बार जब ये रिजर्व में चला जाए ना तो ब्लिंक करता है। अब पता नहीं है कि रिजर्व का वो 2 लीटर बचा है या आधा लीटर बचा है, तो कोई आइडिया नहीं है। तो आपको वो ब्लिंक करते हुए कांटे को देख के एक अंदाजा लगाना पड़ता है कि आपके बाइक में कितना तेल हो सकता है। और यहाँ पे काफी लोग ये भी बोल सकते हैं कि आपको अगले दिन ही, मतलब पिछले दिन ही आपको तेल भरवा लेना था। तो अगर आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर के पास गया था और वहाँ से रात को 11 बजे कारगिल आया। तो पेट्रोल पंप का तो भाई कोई चांस ही नहीं है। भैया, यहाँ पे किसी के पास पेट्रोल मिल सकता है क्या? कोई दुकान में किसी के पास? यहाँ कहीं नहीं खुलेगा, द्रास में मिलेगा। द्रास तक तो पहुँचना मुश्किल है। दिक्कत ये है, ये किसी से बोल के किसी से 1-2 लीटर भी दिलवा पाते तो बहुत अच्छा होता। नहीं, अच्छा, ये दिक्कत है। ऐसा मैंने करीबन 3-4 जगह पूछ लिया, इवन आर्मी कैंप में भी पूछा मैंने,
तो उन्होंने बोला कि हमारा तो पेट्रोल का कोई काम ही नहीं है, मतलब उनका तो सारा गाड़ी डीजल पे चलता है ऑब्वियसली। लोकल लोग, आर्मी ऑफिसर, आर्मी कैंटीन, हर जगह ट्राई मारने के बाद ना मैंने हाईवे पे एक और जगह मैंने ट्राई मारा। ये मेरा फाइनल था, अगर यहाँ पे इन लोगों के पास तेल मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिला तब तो भैया एकदम राम भरोसे जाना है। भैया हमारा पेट्रोल खत्म होने को आया, कुछ जुगाड़ है? यहाँ पे अगला पेट्रोल कहाँ तक मिल सकता है? रात में खुला है पंप। अब यहाँ से भाई साहब का बात सुन के अब सीधा ही था कि अब सीधे हमें तो द्रास पहुंचना है। अब चाहे कुछ भी हो, अगर बीच में रास्ते में रुक जाते हैं तो कुछ रेस्क्यू किया जाएगा। तो इसी आशा में इस खूबसूरत नजारे को देखते हुए हम लोग बढ़ने लगे द्रास के तरफ। ये सच में जितना आप कश्मीर की तरफ बढ़ते हो ना, ये एक अलग ब्यूटी आता है। जैसे ये हरियाली, ये कश्मीर में बड़ा तगड़ा आता है। इस छोटे से गांव का नाम है दंदल, पर यहाँ पे देखोगे तो हरियाली है, मतलब फ्लोरा एंड फौना तो भाई बड़ा तगड़ा है। और यहाँ के घर बहुत खूबसूरत होते हैं, जो आपने लद्दाखी देखे हैं ना उससे कंप्लीट अलग, एकदम लकड़ियों के घर। हाँ सीमेंटेड भी आपको दिख जाएंगे, पर वो सुंदर सा छत रहता है। और ये क्या है, ट्रैफिक जाम? ओके, जुलूस के कारण ट्रैफिक जाम है। धन्यवाद। चलो इन्होंने हमें छोड़ दिया, बढ़िया है। बाइक होने का ये तो बेनिफिट है, पर बाइक होने का हर जगह बेनिफिट नहीं है। ये जब गांव जब क्रॉस करके हम लोग लगभग 5 या 6 किलोमीटर ही जब आगे गए थे इन सारे खूबसूरत नजारों के बीच से, फिर एक गांव में पहुंचे जहां पे काफी बड़ा वाला जुलूस निकला था। और सिर्फ एक नहीं, लगभग 3 से 4 ऑलमोस्ट लाइन था, मतलब एक के बाद एक आना था। तो फिर यहाँ पे हमारा कम से कम आधा से 1 घंटा ऑलमोस्ट हमारा टाइम गया है। सारे इंसानों के ऊपर और क़यामत तक के मुसलमानों को और तमाम इंसानियत के लिए पैगाम दे कि जहाँ जहाँ पे भी जुल्म हो रहा हो और जहाँ जहाँ पे हरम रसूलुल्लाह की हिफाजत तो आखिरकार लगभग 37 मिनट खड़े रहने के बाद फाइनली हमें जगह मिला और हमें एक बाईपास के थ्रू लेके जाया गया, क्योंकि एक नया बाईपास बन रहा है। जब वो बन जाएगा तब ये रोड का फिर यूज बंद हो जाएगा। यहाँ पे दिल को शांति देने वाला नज़ारा मिला। वो देखो हमारा राष्ट्रीय ध्वज, क्योंकि यह है कारगिल वॉर मेमोरियल। और यही है हमारे आज के दिन का पहला पड़ाव। आज हम लोग इस कारगिल वॉर मेमोरियल को घूमने वाले हैं और भारत के उन वीर जवानों के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने 1999 के लड़ाई में मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों का निछावर कर दिया था। ये कारगिल का वॉर मेमोरियल है, जो कि 1999 का कारगिल की लड़ाई में जो भी हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये उनके सम्मान में इस जगह को बनाया गया है। तो यहाँ पे जब हमने एंट्री करा तो हमारे आर्मी के जवान मराठा रेजिमेंट के हमें कुछ डिटेल्स हमने बताया कि यहाँ पे आपको कैसे रहना है। पहला चीज़, यहाँ पे जो आपको जो सड़क दिख रहा है, इस सड़क पर हमेशा आपको रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, कोई भी व्हाइट लाइन पर आपको जाना नहीं है। दूसरा चीज़ है, आपको कहीं भी बैठ के आपको फोटो वीडियो आपको नहीं क्लिक करवाना है, क्योंकि इसे हमारे वीर योद्धाओं का अपमान के रूप में देखा जाता है। तो कहीं भी बैठ के कुछ भी डांस मत करना, कहीं भी कोई रील मत बनाना, सिर्फ शालीनता पूर्वक आप जाना। हर जगह पे जा सकते हो, जो भी सड़क है अंदर में जो लाइंस जो बने हुए आप वहाँ जा सकते हो, फोटोज खिंचवा सकते हो, वीडियोस बनवा सकते हो, परंतु एक शालीनता के साथ कोई भी नाच हुड़दंग कुछ भी मत करो। इस जगह के बारे में मैं कोई आपको डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि हम भारतीय सभी को पता है कि कारगिल का लड़ाई कब क्या कैसे हुआ था, और मैं इतने ज्यादा क्वालिफाइड हूँ भी नहीं। तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लेना पूरा कहानी के लिए। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ये दिखाऊंगा कि आप यहाँ पे आके क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, और कैसे वीर जवानों को आप सम्मान दे सकते हो कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट करने के बाद।
मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये है हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस। बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे जो भी सारा जो मेमोरेबिलिया है, बेसिकली जो पाकिस्तान से कैप्चर किया हुआ चीज़, लड़ाई कहाँ से कैसे हुआ था, उस लड़ाई में भारत के लोगों ने, अलग अलग प्रांत के लोगों ने किस तरीके से भारत को सपोर्ट किया था, एकदम असली फ़ोटोज़ है, असली न्यूज़ कटिंग्स है, असली लेटर्स है जो विक्रम बत्रा जी ने लिखा है, और भी बहुत सारे जो जवान हैं उन लोगों ने लिखा है, सारा आपको इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसका दूसरे वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे पाकिस्तान का जितना भी उन्होंने सामान यूज़ करा था सारा कैप्चर किया हुआ सब अंदर रखा हुआ है। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर से बता दे रहा हूँ कि आप एक बार टाइम लेके आराम से आधा घंटा घूमना। और हमारे आर्मी के जवान यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्रीफ भी करते हैं कि कहाँ क्या कब क्या हुआ था, बहुत अच्छे से समझाते भी हैं। ये जगह टाइम निकाल कर जरूर विजिट करना। यहाँ पे आओ तो एक चीज़ करना ना भूलना, ये जो देख रहे हो ये वीर भूमि पटल है, तो यहाँ से आप फूल ले सकते हो और फूल लेके वहाँ पे उनको वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे सकते हो, वहाँ पे चढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ करना एकदम ना भूलना। और मेमोरियल का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ पे उन हर वीर जवानों का नाम लिखा है जो कारगिल और अन्य लड़ाइयों में वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये जगह एकदम याद से जरूर देखना, और ये जगह इंटरनेट पे सबसे ज्यादा फेमस भी है। और इसके साथ आप अमर ज्योति भी देख सकते हो। जब से कारगिल वॉर मेमोरियल बना है तब से ये ज्योत दिन रात 24 घंटे जला जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ ज़रूर विज़िट करना। उधर में फ्री पार्किंग है, ये पेड पार्किंग है, 20 रुपये लेते हैं बाइक का। और इस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हो। बढ़िया खाना था, थोड़ा एक्सपेंसिव था बट ठीक है, चलता है। फिर यहाँ से धीरे धीरे निकलने के बाद सिर्फ यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर आगे गए तो हमें मिला द्रास टाउन, और वहाँ पे हमें मेन चीज मिल गया, यानी कि पेट्रोल। सो फाइनली हमने तेल भरवा लिया, और जितना मैं डर रहा था उतना कुछ नहीं था। टैंक में लगभग और भी 1 लीटर तेल था, यानी गाड़ी ने काफी अच्छा मुझे माइलेज दिया, ऑलमोस्ट 33 या 34 का माइलेज दिया है। तो ये काफी सही है यार, एक 400 सीसी के हिसाब से इतना माइलेज मिलना, वो भी आपका 70-80 के स्पीड पे चला के, क्योंकि बहुत सही है। हाँ, पेट्रोल मिलने के बाद यार मन को शांति मिला। अब इस रास्ते में जो सबसे सामने आ रहा है, वहाँ पे एक सिटी आ रहा है द्रास, जो कि दुनिया का सबसे ठंडा शहर है जहाँ पे मनुष्य रहते हैं। यह दुनिया का पहला है याकुतिया बोल के है, रसिया में पड़ता है, और दूसरा यहाँ पे है। यहाँ पे जब भी हर साल ठंड पड़ता है ना, तो -20 से -25 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, नीचे जाता है। और 1910 यानी 1910 में यहाँ पे टेम्परेचर गया था -45। इसके कारण ये दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा जगह बन गया था। और जो पहला जगह था वो याकुतिया नहीं है, वो है उमयाकुन। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे सेटलमेंट है, और हमारे भारत का सबसे ठंडा जगह यही है। और यहाँ से श्रीनगर का डिस्टेंस है 145 किलोमीटर। ठीक है। ये आया चेक पोस्ट, तो इसको क्रॉस करने के बाद अब हम लोग लद्दाख सेक्टर से बाहर होंगे और हम इंटर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। सो ये यहाँ से अब हम लोग इंटर कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ से जो जोजिला पास है वो रह गया 13 किलोमीटर। अब कहानी ये है कि जोजिला टनल चालू हुआ कि नहीं। अगर चालू भी होगा तो मैं कोशिश करूँगा जोजिला पास से जाने का, क्योंकि जोजिला टनल से टाइम तो बच जाएगा,
परंतु जो नज़ारा है वो मिस हो जाएगा। और लास्ट में जोजिला आया था 2019 में, 19 के बाद आज तक मैंने जोजिला टच नहीं करा, क्रॉस नहीं करा, तो वही इस बार करना है। तो यहाँ जिस दिन मैं राइड कर रहा था ना, तो असल में मुझे पता नहीं था कि जोजिला टनल अभी तक चालू नहीं हुआ है। असल में क्या हुआ है, जो पिछले महीने जून में वो बेसिकली ब्रेक थ्रू अचीव किया गया। ब्रेक थ्रू मतलब क्या होता है कि टनल का दोनों हिस्सा खुल चुका है, मतलब कनेक्ट हो चुका है, और अभी टनल को ऑपरेटिव होने में, यानी कि हमारे जाने में, सबके जाने में फरवरी 2028 तक ही लगेगा। क्योंकि अभी ये सारा काम होने के बाद रोड वोड तो सारा तैयार है, उसमें वेंटिलेशन लगना बाकी है, उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगना बाकी है, उसमें सेफ्टी टेस्टिंग किया जाएगा कई बार गाड़ियों को चला के, उसके बाद ही जाके फरवरी के 2028 में जोजिला टनल को आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा। ये जोजिला वाला ये रोड ना, अभी तक जोजिला आया नहीं है, अभी भी टाइम है, आधा घंटा शायद, पर ये पूरा रोड ऐसा ही है। ये जैसे ये सीमेंट ब्लॉक्स डाल के ऐसे बनाया हुआ है, तो रोड ऊंचा नीचा बहुत है, खराब तो नहीं है, परंतु कंटिन्यूअस आप कूदते रहते हो, एकदम झटका लगता रहता है। कैमरे में तो उतना समझ में नहीं आएगा, बट इन रियलिटी भाई कमर का बैंड बच जाएगा। लोग यहाँ बर्फ पे बैठ के फोटो खिंचा रहे, काला काला बर्फ। ये है जोजिला पास। पूरे लद्दाख का जो सबसे डरावना रोड होता है ना, ये है जोजिला। वो जितने भी सारे हैं, हुमलिंगला, ये सब तो हाई पासेस है जिन पे चढ़ने में डर नहीं लगता, परंतु आपको यहाँ पे डर लगेगा, डर मतलब बहुत ज़्यादा। ये तो अभी बन गया है, 19 में जब आया था ना, 2019 में, भाई ये सड़क, इसका मैं आपको जितना बोलूँ उतना कम है। बर्फ के पूरे चट्टान को काट के बीच से रास्ता निकाला गया है। लोग अभी तो जोजिला आया ही नहीं, जोजिला अभी भी 5-6 किलोमीटर दूर है। अब जोजिला के मजे लो भाई साहब। भाई तो मैं पहले बता दे रहा चाह रहा हूँ, इस कैमरे में मेरी चार्ज कम है, तो अगर पूरी चार्ज खत्म हो जाए तो मैं जो सामने में एक कैमरा लगाऊंगा, वहां से मैं दिखाने वाला हूँ, तो वो काफी ज्यादा सेक करेगी, तो उसके लिए माफ कर देना। बस आप खाली रास्ते को देखो। और एक बात मैं सच बता रहा हूँ, ये जो मैंने दिखाया ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक्चुअली अगर मैं पूरा दिखाऊं ना, मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा, इतना खराब रास्ता है, इतने ज्यादा। ओ भाई साहब, इसमें माइक्रोफोन नहीं है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। अगर कुछ नहीं सुनाई दे रहा है उसके लिए सॉरी। बट यार फटी पड़ी है जो रोड है ना, कसम से भाई फटी पड़ी है, फटी पड़ी है। ओके ओके। ये अभी यहाँ पे नया इन्होंने चाय वाय का लगाया, पहले नहीं तो ये सारा 0 पॉइंट पे होता था, यहाँ पे कुछ ये दुकान नहीं होता था, पर अभी देख रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ भी लगा दिया है, मतलब 0 पॉइंट से हटा के सारा यहाँ पे कर दिया है। गजब है ना। और वो जो नीचे में जो पूरा आबादी दिख रहा है, ये अमरनाथ यात्रा जी का है, यही बालताल है, यहीं से पूरा ट्रैक स्टार्ट होता है अमरनाथ यात्रा करने का।
जब टनल बन जाएगा तो ये जो इतना जो समय लग रहा है ना, ये सारा बचेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये रोड रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखो सच्चाई ये है कि ये रोड रहे चाहे ना रहे, परंतु कोई ऊपर से तो नहीं आने वाला, क्योंकि एक तो रोड भी खराब है, ऊपर से यहाँ पे आपको थोड़ा तो भाई कठिनाई होता है, प्लस ऊपर चढ़ना पड़ता है, ऑक्सीजन का भी थोड़ा इशू है। तो भाई कौन अपना 2-3 घंटा टाइम लगाना चाहेगा? एडवेंचर करना अलग चीज है, बट इन रियलिटी जीना अलग चीज है। तो भाई टनल में चढ़ो, टनल में घुसो और सीधे 15 मिनट के अंदर आप पूरा क्रॉस कर जाओ। यहाँ पे जस्ट अभी इसको क्रॉस करते करते बड़ा कमाल का चीज दिखा। ये तो बालटाल है जहाँ से आप अमरनाथ जी का यात्रा करते हो, परंतु ये जोजिला टनल देखो कहाँ तक तैयार हो चुका है। ये देखो जोजिला टनल देखो कहाँ से आ रहा है, पूरा वहां से आ रहा है, वहां से आया ये मिट्टी के अंदर, फिर यहाँ से देखो पूरा रोड रेडी है, पूरा मार्किंग हो रखा है पूरा, फिर यहाँ से आया और फिर से मिट्टी के अंदर, इस पहाड़ों के अंदर से जोजिला टनल सीधा एकदम निकल के उस साइड निकलेगा। क्या गजब इंजीनियरिंग है भाई, क्या गजब इंजीनियरिंग है। एक बार सोचो क्या नज़ारा आएगा जब आप इधर से आप राइड करके आओगे, जब अगली बार से जब ये खुल जाएगा, नेक्स्ट सीज़न में तो चालू हो जाएगा कि वहाँ से पूरा नीचे से झक 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 पूरा 50-60-100 के स्पीड में सक करके निकल जाओगे। और ये हमारा बालटाल भाई, यार कंट्री किस लेवल का ग्रो कर रहा है, ये अनइमेजिनेबल है। क्या बात। तो यहाँ से निकल के लगभग 15 से 20 मिनट का राइड हमने किया और सीधे हम लोग पहुंचे सोनमर्ग के पास, जहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि अभी भी सोनमर्ग वाला जो ये रोड है ना, जो टनल से पहले का, अभी भी वो संकरा है। तो उस पे हमें लगभग आधा घंटे से 40 मिनट का ट्रैफिक मिला और फिर उस आधे घंटे 40 मिनट का ट्रैफिक को क्रॉस करने के बाद, धीरे धीरे रेंगने के बाद हम लोग पहुंचे सोनमर्ग के आउटर में। बताओ, पहले ये पूरे सिटी के अंदर से आना पड़ता था, बेसिकली ये तो विलेज है, सोनमर्ग विलेज। इस गांव के अंदर से सोनमर्ग के अंदर से आना पड़ता था। क्या मतलब ट्रैफिक भी होता था। देखो अभी बाईपास, मतलब जिनको सोनमर्ग घूमना है सिर्फ वो जाओ, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा बाईपास पकड़ के आप निकल सकते हो। ये रास्ता काफी लंबा है, उधर से जाता था। देखो अभी यहाँ भी एक टनल बन गई है, सोनमर्ग टनल, या फिर अगर ऑफिशियल नाम इसका बोला जाए तो इसका नाम है जेड मोर टनल। ये टोटल 12 किलोमीटर लंबा है, अगर प्रिसाइजली बताऊं तो 11.98 किलोमीटर। और ये बनने के कारण ना, जो 2 घंटे का रास्ता था आज सिर्फ 15 मिनट का रह जाता है इस टनल से जाने के कारण। आखिरकार एंड आ गया, मतलब इस टनल का। ऐसा लग रहा था कि ये सीधा मेरे को कलकत्ता ले जाके ही खत्म होगा ये टनल। बाप रे बाप। पर ये बाहर निकलते देखो कितना खूबसूरत हमारे तिरंगा का वहाँ पे पेंटिंग बनाया हुआ है। ओहो, थैंक्स फॉर सेफ ड्राइविंग, विजिट अगेन, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। टनल से बाहर आते ये नज़ारा देखो, ओहो क्या सुंदर है। Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead, 'cause when you know, you know. You don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I really... श्रीनगर से पहले ये एक बड़ा टाउन आया, इसका नाम है कंगन। जी हाँ, हाथ का जो कंगन होता है ना, वही इसका नाम है, कंगन। काफ़ी अच्छा टाउन है यार। देखो इधर फलें बिक्री हो रही हैं, इधर दुकानें हैं। और यहाँ से श्रीनगर है 30 किलोमीटर। और ये 30 किलोमीटर करने में कितना टाइम लगा ना, मैं आपको एक्सप्लेन तक नहीं कर सकता। 2 से 3 घंटे लग गए, क्योंकि श्रीनगर के जैसे क्लोज पहुंचे ना हम लोग, फिर हमें ट्रैफिक मिला। फिर श्रीनगर पहुंच के एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक बजट में रूम ढूंढना, क्योंकि सारा रूम 4000 5000। फिर जैसे तैसे करके हम लोगों को रूम मिला, हम लोग सेटल हुए। उसके बाद सीधा सेटल होते ही हम लोग सीधा एकदम डाल लेक पे आ गए। वो भी पता है कितने बजे रात को? ये देखो रात के 9:45 हो रहे हैं और अभी हम लोग हैं, हाँ जी, एकदम डाल लेक के किनारे। एक चीज तो मानना पड़ेगा कि रात के टाइम श्रीनगर थोड़ा अलग तरीके का दिखता है। मतलब इतना जितना शांत आप देख रहे हो ना, उससे थोड़ा अलग दिखता है।
तो डल लेक रात के टाइम थोड़ा अलग होता है, अलग वाइब होता है। तो पर हम लोग ये वाइब एंजॉय करने नहीं आए थे, हम लोग गए थे डिनर करने। हमने डिनर किया, एक बढ़िया सा कॉफी पिया और सीधे हम लोग आ गए रूम में। और रूम में आने के बाद एक चीज हुआ हमारे साथ। ये देखो, आई नो कैमरे में कितना ही आएगा, बट आवाज़ सुनो। श्रीनगर में ये बरसात हो रहा है भाई, हद लेवल का, हद लेवल का। अब कल क्या होगा पता नहीं, धूप से बारिश रुक जाए, मतलब जो है रात को ही होगा, कल तक होगा नहीं। तो कल का टारगेट हमने रखा है कि चलाएंगे लगभग 14-15 घंटे, ताकि जितना हो सके दिल्ली के क्लोज पहुंच पाऊँ। उसके बाद घर भी उतना टाइम भी लगेगा जाने में। तो ये प्लानिंग है, क्योंकि भाई का भी ऑफिस का है, जल्दी पहुंचना है। मेरे को ऐसा जो ऐसा कुछ है नहीं, पर चलाना तो है ही। तो सब देख चुका हूँ, तो रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसके बाद मैं चला गया सीधे सोने और अगले दिन सुबह सीधे आंख खोला मैंने डल लेक के पास, क्योंकि हमें करना था बोटिंग। ये देख रहे हो, ये आज का हमारा राइड है। श्रीनगर एक बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो, पर उसमें सबसे टॉप में आता है सभी के नजर में, वो है शिकारा का सवारी। ये जो नाव देख रहे हो ना, यहाँ पे लोकल भाषा में इसे कहा जाता है शिकारा। तो आपको लगभग सिर्फ 600 से 800 रुपए खर्च करना है और आप डल लेक में इसमें आप आधे से 1 घंटे का एक सवारी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जो बोट पे आप देखोगे ना, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिलता है, मतलब पूरा हर चीज़, एक मार्केट है प्रॉपर। तो देखो यहाँ पे पहला आ रहा है एक चाय का दुकान। देखो भाई जी, ये चाय कॉफ़ी ये उसका दुकान है। तो यहाँ सब चलते हैं। मैं सुबह सुबह आप स्टार्ट करके आप चाय और कॉफ़ी जो भी आप पीना चाहते हो आप पी सकते हो। डल लेक सिर्फ एक लेक ही नहीं है, परंतु एक तैरता हुआ पूरा शहर है। यहाँ पे आपको तैरता हुआ हर एक चीज मिल जाएगा। यहाँ तक कि जो श्रीनगर का जो पोस्ट ऑफिस है वो डल लेक में तैर रहा है। यहाँ पे हर किस्म का मार्केट आपको मिल जाएगा। प्लस ये जो आप बड़े बड़े बोट देख रहे हो, इसको कहते हैं हाउस बोट। तो यहाँ पे आप रहने का पूरा रूम मिलता है, क्योंकि ये होटल्स है। और ये छोटे छोटे बोट्स है, ये शिकारा है जिससे आप पूरा चारों तरफ घूमते हो, आप हाउस बोट में जाते हो। तो डल लेक में टोटल ऐसा हाउस बोट का संख्या है 1200 से भी ज्यादा। और ऐसे छोटे छोटे शिकारा ये 10,500 है। और इन्हीं नाव से आप हर चीज देखोगे कि लोग मार्केट में यहाँ पे आपको बेचने आते हैं आपको सारा सामान। देखो भाईजान, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। वो लाया कश्मीर का तोहफा लाया। देखो ये शिकार। सर क्या पिलाना चाहेंगे सुबह सुबह? मेरे तुम बोलो क्या उसको मूड किसका है? हॉट चॉकलेट भी है, कोल्ड कॉफी भी है, कहवा भी, कॉफी भी है। जैसे नेकलेस में कुछ बताओ सर, कुछ मदर के लिए, सिस्टर के लिए कुछ, जैसे नेकलेस में कुछ बताओ। ये है केसर। तो ऐसे ही हर मिनट कोई ना कोई कुछ भी आपको बेचने आ रहा है। तो आप यहाँ पे आराम से ब्रेकफास्ट वेकफास्ट हर चीज कर सकते हो। फ्रूट चाट हर चीज मिलता है। आप जिस टाइम पे आओगे उस टाइम के हिसाब से सामान यहाँ पे मिलता है। ये अर्ली मॉर्निंग था, सुबह सुबह का 8:30 बज रहा था, इसलिए थोड़ा दुकानें कम थी। जैसे ही धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो आपको और भी किस्म का दुकान मिलेगा। और यहाँ पे आपको ना मेन चीज है कि एक अच्छा गाइड, यानी कि जो आपके बोट वाले जो अंकल हो चाहे भाई साहब हो, वो काफी अच्छे जानकार होने चाहिए। तो वो आपको बहुत सारे चीज आपको रास्ते में बताते हुए लेके जाते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये हो गया पैसा। हाँ जी, तो ये है डल लेक। हाँ, सो ये डल लेक है। जहाँ से हमने स्टार्ट कर रहा था वो डल गेट था, और ये है डल लेक। गुलफाम लेक क्यों बोलता है इसको? अच्छा, यहाँ एक सीरियल बनी थी। अच्छा, वो बहुत पुराना सीरियल, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे किसी के पास लैंडलाइन थे, वो फोन। उस वक्त ये जो आपको बोल रहा हाथ में है ना, हाँ जी, मोबाइल, हाँ, ये नहीं था। उस वक्त ये नहीं था। हाँ, हाँ। वो तभी इसका नाम रख दिया गुलफाम लेक। यहाँ बहुत सारे पिक्चर का शूटिंग हुआ। जब फूल खिले, आरज़ू, लास्ट हो गया यहाँ मिशन कश्मीर। अच्छा, लास्ट जहाँ वो गाना गाते हैं बमरो बमरो। ओहो, अच्छा। तो ऐसे ही अंकल जी हमें समझाते रहते हैं और यहाँ के खूबसूरती को दिखाते रहते हैं। और रास्ते में हम लोग कुछ जानवरों को भी देखते हैं। जानवर यानी छोटे वाले बतख वतख, कुछ पंछी हो गए, उनको देखते हैं, कुछ फोटो शूट कराते हैं। और अच्छे से यहाँ का मजा लेने के बाद हमारा 1 घंटा है वो कंप्लीट हो गया रहता है, जिसके लिए हमने पे करा था 800 रुपए। और हम लोग अपना यात्रा कंप्लीट करते हैं और सीधे हम लोग किनारे की तरफ हम लोग पहुँचते हैं। सो खत्म हो गया। हमने सोचा सुबह जाते जाते आपका मतलब यहाँ से निकलते निकलते डल लेक घूमना तो बनता ही है। और रूम का बात करूँ तो ये रहा था हमारा रूम। एक बहुत ही बड़ा मतलब यहाँ पे दिक्कत है, खास करके अभी सीजन के टाइम में रूम आपको सस्ते में मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर खास करके ऐसा राइड कर रहे हो तो ये रूम का हमें 1200 रुपये पड़ा, जो कि जनरली 800-800 में मिल जाता है। परंतु यहाँ पे जितना भी रूम था ना, 4000, 3500, मैक्स टू मैक्स जो सबसे लोएस्ट गया है 2000 रुपये। ये बड़ा मुश्किल से मिला, काफ़ी अंदर है। उतना भी अंदर नहीं था, लगभग 200-300 मीटर या 400 मीटर अंदर था, पर हमें ये रूम मिल गया, जो कि एकदम काफ़ी साफ सुथरा बढ़िया था। टॉयलेट काफ़ी अच्छा था। रात को रुक लिए
अब सुबह सुबह अभी आज का टारगेट अगर बताऊं राइड का तो भाई लगभग 700-800 किलोमीटर है। बट ये 800 किलोमीटर ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हम लोग को उधमपुर तक तो पहाड़ पे रहना पड़ेगा। तो इस पर पता नहीं कितना तेज़ चला पाएंगे, रोड का क्या है। रोड तो सही है जितना मेरे को पहले 5-6 साल पहले का याद है, अभी का क्या सीन है। उसके बाद तो प्रॉपर NH44 जो मिल जाएगा प्लेन्स वाला, जम्मू के बाद से, उधमपुर के बाद से बेसिकली, तो फिर हम लोग तेज़ चला सकते हैं। चलो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि अभी का जो टाइम है 10:30 बज रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इस रूम का ये चीज़ बहुत अच्छा है कि यहाँ पे ये मेन जो गेट है, आप मेन एंट्री आते हो दरवाज़ा है, और यहाँ पे आप आराम से पार्किंग कर सकते हो। यहाँ पे हमने पार्क करा है, ये रहा मेरा बबलू और ये भाई साहब का रहा धन्नू। हाँ, भाई ने इसका नाम रखा धन्नू, नॉट धन्नो। वो फीमेल नहीं है, ये मेल वाला है। और अगर यहाँ पे रूम चाहिए अच्छे खासे बजट ऑप्शन में तो आप इनसे कांटेक्ट करना, हमारे राकिब भाई से। हाँ जी भाई, आपका कांटेक्ट डिटेल दे दो थोड़ा। सो ये कांटेक्ट डिटेल है हमारे राकिब भाई का। यहाँ आप सीधे इस नंबर पे आप कांटेक्ट आप कर सकते हो जब भी आपको यहाँ पे बजट में ऑप्शन चाहिए कुछ श्रीनगर के साइड में, पूरा डल लेक के बगल में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ जी राकिब भाई। जी भाई, एकदम धन्यवाद, अपना बहुत अच्छा ध्यान रखा। एकदम चलते हैं जी। सो ये था हमारा होटल सुल्तान। आपको कांटेक्ट डिटेल मिल गया है, आपको आना हो तो यहाँ आ सकते हो। और सामने में बस यहाँ से जो मेन रोड है लगभग 200 मीटर है, यानी कि जो होटल है मेन डाल लेक से वो 250 के करीबन होगा, 250 मीटर, 250 मीटर। और अब यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जितना हो सके उतना खींच पाए इस वाले स्ट्रेच में, मतलब नेक्स्ट ब्रेक लेने से पहले, क्योंकि आज का जो टारगेट हमने रखा है 600 से 700 किलोमीटर, और उसको अगर अचीव भी किया जाए ना तो रात के 2 या 3 बज जाएंगे। तो हम लोग ट्राई करेंगे एटलीस्ट एनी हाउ कि रात के 10 या 11 बजे तक चलाए, ताकि 12-13 घंटे अगर हमने चला लिया तो काफी अच्छा खासा हम लोग एरिया हम लोग कवर कर जाएंगे। हाँ, ये शायद श्रीनगर सिटी से बाहर आ गया शायद, और ये मिल गया हमें NH44 जो कि श्रीनगर को सीधा कनेक्ट करता है कन्याकुमारी के साथ। तो NH44 का शायद स्टार्टिंग भी यही है जहाँ से अभी हमने राइट टर्न लिया। यही अब सीधा एकदम जाना है, प्रॉपर एकदम 4 लेन रहने वाला है। 4 to 6 लेन हो जाएगा मेरे घर तक, यानी कि कोलकाता तक। इसमें कोई दो राय नहीं। अरे कितने सारे ईगल्स है यार यहाँ पे भाई, बहुत ईगल्स है। तो जो मैं बोल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भारत का शायद सबसे खूबसूरत नेशनल हाईवे हो सकता है ये। एक तो मतलब क्वालिटी के हिसाब से, प्लस नज़ारों के हिसाब से, और ऊपर से आप कश्मीर में हो, पूरा फ्लैट रोड, दूर तक देख पा रहे हो। ये साइड में पहाड़, दूर में बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं। अब वेदर ख़राब है बोल के उतना क्लियरली दिख नहीं रहा है। क्या टनल था यार, और वो टनल से निकलने के बाद ये नज़ारा देखो, उफ, अनबिलीवेबल। ये है इनक्रेडिबल इंडिया। अब ये सोचो, यही पहाड़ ना पूरे हरे कलर के रहते, क्या गजब दिखता। देखो एक और ये खूबसूरत हिस्सा, ऊपर से ट्रेन लाइन पूरा पहाड़ों से होते हुए, जो कश्मीर का जो फेवरेट, जो मतलब फेमस जो ट्रेन लाइन है, और नीचे से ये सड़क। क्या खूबसूरत है। और इसके ऊपर हमारे CRPF के जवान भी थे खड़े।
वो पीछे तो 4 लेन था, पर ये वाला अभी भी सिंगल लेन है और इसके बगल में वो दूसरा लेन बन रहा है। मतलब जब वो रेडी हो जाएगा फिर ये पूरा एक लेन हो जाएगा, मतलब एक साइड का लेन, दूसरा वाला उस पर काम चल रहा है। हाँ जरूरी भी है, नहीं तो सोच को देखो यही रोड हुआ करता था ऐसे ही पूरा। आप निकल रहे हो श्रीनगर जो क्रॉस करते हो, उसके बाद जो अनंतनाग बनिहाल के बाद फिर आप सिंगल लेन में आप पूरा दौड़ते रहते हो। पूरा दिन आपका निकल जाता था श्रीनगर से यहाँ तक आने में, जम्मू आने में। ये भी बन जाएगा तो एक बार इमेजिन करो, पूरा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 4 लेन रोड, मतलब 6 लेन 4 लेन, क्या बात होगा। और अगर करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट 99% जो रोड है जो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक वो पूरा आपका 4 to 6 लेन ही है। सिर्फ ये जो एक रामबन वाला जो हिस्सा है लगभग कितने किलोमीटर का होगा, 15 या 20 किलोमीटर का, सिर्फ यही अभी भी सिंगल लेन है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कंटिन्यूअस ना लैंडस्लाइड होता रहता है हर साल। जब भी आप सुनोगे कश्मीर का रास्ता बंद हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये रामबन वाले रास्ते के कारण, तो जिसके कारण ये यहाँ पे इतना सारा सेटलमेंट बनाया जा रहा है, जहाँ पे एक प्रॉपर शेल्टर बनाया जा रहा है ताकि जब लैंडस्लाइड हो तो फर्क ना पड़े, और रोड को वाइड किया जा रहा है, इस पहाड़ से हटा दिया जा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब तो भाई पूरा एकदम कश्मीर टू कन्याकुमारी प्रॉपर 4 to 6 लेन रोड, यानी कि NH44 एकदम प्रॉपर 4 लेन हो जाएगा। भाई मेरे से बहुत देर से कोशिश कर रहा है रेस लगाने का। भाई जब आगे निकल रहा है मैं रुक जा रहा हूँ तो भाई भी अब स्लो स्लो जा रहा है। भाई के लिए पॉसिबल नहीं है मुझे पकड़ना भाई साहब ये बढ़िया था। चलो भाई के साथ फिर से एक बार रेस लगाया जाए। हाँ जी, हाँ मैं जाऊँ अब, बाय बाय। भाई का हो गया, भाई ने यू टर्न ले लिया हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग थोड़ा होता है, रास्ते पे ऐसे लोग मिलते हैं। मैं जनरली ये रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे सोचा भाई कर ही लेता हूँ। एनीवे फिर यहाँ से हमारा राइड कंटिन्यू बढ़ता रहा। आगे जाके हमें थोड़ा बारिश भी मिला, जिसके कारण हमने रेनकोट पहना। फिर ऐसे ही कई सारे टनलों को क्रॉस करके, पटनी टॉप को क्रॉस करके फाइनली वो जगह आ गया जहाँ पे हमें पहाड़ को बाय बाय कहना था। ये आ गया उधमपुर टाउन, और यहाँ से देख सकते हो और नीचे जाते जा रहे हैं। मतलब पहाड़ी जो मजा था माउंटेन वाला, वो उधमपुर के बाद एकदम खत्म हो जाएगा। मजा भले ही खत्म हो जाए, बट यहाँ पे एक चीज है कि एकदम प्रैक्टिकल और काफी पॉजिटिव होगा हमारे लिए, क्योंकि रोड एकदम अब फ्लैट होना स्टार्ट होगा यहाँ से। तो अब हम लोग अच्छा खासा खींच पाएंगे। जहाँ पे हाईवे पे जो माउंटेन हाईवे था वहाँ पे हम लोग 70-80 पे क्रूज कर रहे थे, तो अब यहाँ पे हम लोग 100-110 पे क्रूज कर सकते हैं, और जितना ज्यादा हो सके उतना खींच सकते हैं, उतना ज्यादा दिल्ली के क्लोज जा सकते हैं।
क्या सर दर्द रोड है यार, क्या सर दर्द रोड है। अल्लाह न जाने कब ये ख़त्म होगा डाइवर्जन। मुझे नहीं पता, शायद 40-50 किलोमीटर से डाइवर्जन पे ही है, लिटरली 40-50 किलोमीटर से। रात के 9 बज रहे हैं और एक ये चाय का ब्रेक, क्योंकि सड़क ने जो हालत कर रखा है, लास्ट के 2 घंटे में शायद हमने 70 किलोमीटर खींचा है, 70 किलोमीटर के करीबन, क्योंकि पूरा सर्विस लेन पे ही रोड चले जा रहा है, हाईवे सर्विस लेन पे चले जा रहा है। पर एक चीज़ है कि अभी हम लोग जो रुके यहाँ पर, तो ये हम दोनों के बीच में ये डिस्कशन हुआ कि हम लोग तो काफ़ी फ्रेश फील कर रहे हैं, खींचते हैं मतलब रात के 12-1 बजे तक जहाँ तक हो पाए, दिल्ली के जितना क्लोज पहुँच पाए, देखते हैं। अभी तक तो फ्रेश फील कर रहे हैं 9 बजे भी। इट्स सो फॉर द बेस्ट। अभी चाय ख़त्म करते हैं, फिर सोचते हैं अगर खत्म करते हैं, फिर एक रेड बुल देते हैं आधा, ठीक है, देखते उसके बाद हाँ आराम से खींच लेंगे। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे एक आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद, एक चाय पीने के बाद और एक प्रेडेटर एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद हम लोग तैयार थे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर और आगे जाना था, जो था लखनपुर, जो कि जम्मू और पंजाब का बॉर्डर है। तो मेन था जो लखनपुर तक थोड़ा आपसे कच्चा पक्का रोड मिलेगा, उसके बाद लखनपुर के बाद जब हम लोग पूरा पंजाब एंटर करेंगे तब हम लोग पक्का रोड पे चढ़ जाएंगे। आखिरकार 3 घंटे बाद कोई माइलस्टोन दिखा। चलो ऊपर में देखो क्या लिखा है, लखनपुर 2 किलोमीटर मतलब बॉर्डर, जालंधर दिल्ली 481 481। ओके, यही तो मेन दिखना है, दिल्ली 481, फर्स्ट टाउन ऑफ JNK। यस, लखनपुर आ रहा है। वेलकम टू म्यूनिसिपल कमेटी। ये क्या टोल क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, इससे क्या पंजाब आएंगे? जी हाँ, ये जम्मू और पंजाब का बॉर्डर है। इसको क्रॉस करने के बाद हम लोग एंटर करेगा पंजाब के अंदर, जहाँ पे हमारा सिम भी चालू हो गया। तो ऐसे ही हम लोग रात को यहाँ पे राइड करते रहे और टाइम भी हो चुका था 9:30 के करीबन, 9:30 या 9:45 के करीबन। और जो इतने देर का जो थकान था ना, बेसिकली उतना देर हमने चलाया, थोड़ा हमें ट्रैफिक मिला, वो थकान हमारे बॉडी पे चढ़ना स्टार्ट हो चुका था। सो अभी जस्ट हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, तो उसी पर डिसाइड करा कि मतलब यहाँ पे थोड़ा नींद सा लगने लगा था, तो डिसाइड करा कि आज जलंधर रुक जाएंगे। जलंधर यहाँ से 84 किलोमीटर 84, तो 12 बजे तक पहुँचेंगे। अभी का टाइम लगभग 10:50 हो रहा है, 10:50, 1-1.25 घंटा तो लग जाएगा। तो आज रात को जलंधर में बढ़िया, अच्छा है। जो हिसाब तो नहीं करा था मैंने, गूगल मैप में चेक करा कि हम लोग आज श्रीनगर से 350 किलोमीटर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। ये नॉट बैड, मतलब 12 घंटे में। ये तो पहाड़ी था, प्लस आपका टाइम भी हमने लगाया फ़ोटो वीडियो बनाने में, तो ठीक है, चलता है। बाकी हाईवे पे उतना नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये जो पहाड़ी जो गया, अब हाईवे तो अब तो सिर्फ हाईवे रहने वाला, तो उस पर तो कोई वीडियोग्राफी वैसा होता नहीं है सच, और खासकर गर्मी रहने के कारण। तो ऐसे ही हमने अपने राइड को कंटिन्यू रखा और ये 84 किलोमीटर हमने लगभग 1.5 घंटे में कवर किया और हम लोग सीधे पहुंचे जलंधर सिटी के आउटर में। हमने सिटी में एंटर नहीं करा और बाहर के पास जाके ही हमने एक होटल का पता लगाया। अभी हम लोगों को यहाँ पे होटल मिला है रात का, कितना बज रहा, 12:35। ऊपर से हाईवे से हमने ये होटल देखा, इसके बोर्ड पे नंबर था, कॉल करा और ये भाई साहब ने रूम दे दिया, कॉल उठा लिया। हाँ, होटल के बाहर हूँ हम। हाँ। सो ये रात को हमारा रूम मिल गया, इसका हमें पड़ा 1400 रुपया। और बहुत बड़ा बात है कि रात के 12:30 बजे हमें रूम मिल गया। और जो सबसे अच्छा चीज़ है कि बेडशीट एकदम नया डाल दिया हमारे लिए, क्योंकि बेडशीट यूज़ हो रखा था। कोई कपल आके गया था, बहुत भयंकर सिचुएशन था। आप इमेजिन कर लो क्या सिचुएशन हो सकता है। बट जो सबसे अच्छा चीज़ लगा कि हमारे लिए रात को भूख लगा था, तो वो सैंडविच और बर्गर बना दे, क्योंकि ये जो होटल है ना, ये कैफ़े भी है, तो इसी रात को उठा के उनका जो शेफ था उसको बर्गर और सैंडविच बना दिया। बहुत अच्छा चीज़ हुआ, मस्त खा लिया, पानी पी लिया। और अभी का टाइम बताऊँ मैं, 1:26। सो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मुझे नहीं पता कैसा क्या बना है, आप अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है मुझे दे सकते हो। और अभी जहाँ पे हूँ, यहाँ से मेरा घर है 1800 किलोमीटर। आई डोंट नो क्या करूँगा मैं, डायरेक्ट जाऊँ या रुक जाऊँ, फिर बीच में मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। सो अभी तो मुझे नहीं पता, कल का कल देखेंगे। अभी तो चला सोने, कल सुबह 9 बजे उठूँगा, फिर 11 बजे चेकआउट करेंगे। उसके बाद कल रात को डिसाइड करते हैं कि क्या मैं और राइड कंटिन्यू करूँगा या फिर कल रात, जैसे आज रात को कहीं सो गया, कल भी सो जाऊँगा, जो भी है। टिल देन राइड सेफ, लाइक कर देना। टिल देन राइड सेफ, जय हिंद, हर हर महादेव, टाटा, बाय बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।